एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ मैथमेटिकल वेव्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम कर चुके हैं और प्रोबेबिलिटी करने के लिए हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है होनी। तो उसके बाद इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ले रही हूँ। प्रोबेबिलिटी का दिखने में बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए या इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया जाए या किस तरह की वेरिएशन होती है क्वेश्चन में। तो मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएशन है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जितने ज़्यादा पॉसिबल हो उतने क्लियर हो सके। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी में वो होता है सैम्पल स्पेस का। हमें ये नहीं समझ आता कि सैम्पल स्पेस होता क्या है। देखो, अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी ट्रायल को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा होता है सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कॉइन टॉस किया और उसको मैं बार बार टॉस कर रही हूँ, 3 बार टॉस किया, 5 बार टॉस किया, तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल का कॉम्बिनेशन आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी बार टॉस किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो हो सकता है दोनों बार हेड आए, हो सकता है दोनों बार टेल आए, हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आए, हो सकता है पहले टेल आए फिर हेड आए। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारा कलेक्शन होता है इसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं, और जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया? तो किसी भी इवेंट को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसके आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हमें ये तो डेफिनेशन क्लियर है तो हमें कोई भी आगे दिक्कत नहीं होगी। एक हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होता है वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे इवेंट जिसमें कॉमन जो है वो कुछ भी ना हो, दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक वो हैं थ्योरम्स हैं, जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वो मैं नहीं बता रही क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने सेट्स में किया था n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो सेम प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा कि 2 का यूनियन सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इसी तरह से रहेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखो, थ्योरम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं अगर आपको प्रोबेबिलिटी की डीप नॉलेज हो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ जाए। जो थ्योरम्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, आप वो देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगी कि क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है और किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने कुछ 6 क्वेश्चंस लिए हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है कि 6 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 विल बी रेड एंड 3 विल बी ब्लैक। तो देखो भाई, हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52, जिसमें से 26 जो होते हैं वो मेरे होते हैं रेड एंड 26 जो मेरे होते हैं वो होते हैं ब्लैक। मुझे सेलेक्ट करने हैं 6 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास कोई भी इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, ऊपर आते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नीचे होते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, हमें निकालने कितने हैं? टोटल 6 निकालने हैं। ये तो हमारे हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स की 6 कार्ड हमारे कोई भी हम सेलेक्ट करें तो कौन कौन से आ सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि 3 हमें रेड चाहिए, 3 ब्लैक चाहिए, तो 26 में से कोई 3 जो हैं वो आने चाहिए रेड एंड इन 26 में से कोई 3 आने चाहिए ब्लैक। और कॉम्बिनेशन जो है वो क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि मुझे 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए, 3 कार्ड्स का, इस वजह से हम इसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन सॉल्व करना बताया था, तो आप उसकी हेल्प से कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा 13,000 अपॉन 39151। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ 5 फिगर नंबर
is formed using the digit 0, 1, 2, 3, 4. आपको निकालना है find the probability that the number is divisible होना चाहिए। पहले मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देखती हूँ। देखो डिजिट मुझे यूज करने हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे तो मैं 0 यूज कर नहीं सकती, तो यहाँ के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन हो गए। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ परमुटेशन, और यहाँ पे कितने ऑप्शन रह गए? फिर 4 रह गए। 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी 4 यहाँ आ जाएंगे। एक यहाँ यूज होने के बाद यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए मेरे पास? 96। ठीक है, अभी हमें फेवरेबल निकालना है। अगर नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 हो तो लास्ट में या तो आना चाहिए 04, या फिर आना चाहिए 20, या आना चाहिए 40, या फिर 12 एंड 24 और 32। इन 6 में से कोई आना चाहिए। अब देखो भाई, अगर 0, 4 आ गया तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेगा, यहाँ 2, यहाँ 1। तो अगर लास्ट में 0, 4 आए तो उसका आंसर कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। सिमिलरली 20 के लिए भी 6 हो गया, 40 के लिए भी 6 हो गया। अब ये 12 है, स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ 2 ऑप्शन है, यहाँ 1 रह गया। तो कितना हो गया? 4। सेम इसके लिए हो जाएगा और सेम हमारा इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सारे क्या हो गए मेरे पास? फेवरेबल केसेस। इन सबको जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 + 6 + 6 + 4 + 4 + 4, तो दैट इज 30। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? अगर कोई भी इवेंट है कि 5 फिगर नंबर बन रहा है, डिविजिबल बाय 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 96 विल बी डिनोमिनेटर एंड 30 विल बी न्यूमरेटर, दैट विल गिव यू 5/16। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। आप देखना, जैसे मेरे पास क्या दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन 9 टिकट्स, ओके, 1 to 9 नंबर कर दिया। इफ 3 टिकट्स आर ड्रॉन, यहाँ से हम 3 टिकट्स निकाल रहे हैं, एक टाइम पे एक। आपको निकालना है या तो पहले ओड आए या इवन आए, या फिर ओड आए या फिर इवन और इवन, इस तरह से आए। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट ओड आ रही है, फिर इवन आ रही है, फिर ओड आ रही है। तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रह गई? अगर 1 to 9 कर रही हूँ तो मेरे पास ओड डिजिट कितनी हो गई? 5 आउट ऑफ 9। अब एक डिजिट मैं चूज कर चुकी हूँ, इवन मेरे पास कितनी है? 4, तो 4/8। अभी ओड कितनी बच गई है मेरे पास? 4 बच गई ना, और कितनी टोटल कितनी रह गई? 7। तो ये तो हो गया ओड इवन ओड के लिए। और अगर मैं देख रही हूँ इवन और इवन के लिए, तो इवन कितनी है? यहाँ आ जाएगा 4/9, ओड कितनी है? 5/8, और फिर इवन कितनी रह गई? 3/7। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि सबसे पहले ओड आए, फिर इवन आए और फिर ओड आए, या फिर पहले इवन आए, ओड आए और फिर इवन आए। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे देखो क्या होता है, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ तो हम ये 2 हमारे केस हो गए। जब भी 2 केस हो वो ऐड होते हैं और बाकी आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करके मेरे पास आ गया 10/63, और इसको सोल्व करके मेरे पास आ गया 5/42। जब इसको मैंने सोल्व किया 10/63 + 5/42, मेरा आंसर आ गया 5/18। देखो, मैं एलसीएम लेके एडिशन करना नहीं सिखा रही, जो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं आई होप उनको ये सब कुछ आता हो। अभी एक ये क्वेश्चन है, मतलब मैंने वही क्वेश्चन सिखाए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं और जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो क्वेश्चन 4, 5 है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये समझ आ गए तो आई डोंट थिंक आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट टेक्स दी एग्जामिनेशन, एक स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हो गए, PQRS। चांसेस क्या है P में पास होने में, Q के पास होने, Q सब्जेक्ट में, R सब्जेक्ट में और S सब्जेक्ट में पास होने के हमें चांसेस दे दिए। ठीक है, आपको निकालना है कि क्वालिफाई करने के लिए P में तो मस्ट है कि P में तो उसे पास होना ही पड़ेगा, और बाकी किसी 2 में हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, P में तो कंपल्सरी है, तो हो सकता है पहले मैं निकाल लेती हूँ कि पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि P में पास हो जाए उसकी दे रखी है 4/5, Q में सब्जेक्ट क्लियर करने की दे रखी है मेरे पास 3/4, और R के लिए दे रखी है मेरे पास
5/6 एंड S के लिए मेरे पास दे रखी है 2/3। अब हो सकता है P में क्वालिफाई ना करें तो कितना हो गया 1 - 4/5। हाँ, एक चीज, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर किसी इवेंट के ना होने के निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो और प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 रहेगी, मतलब 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि क्यू में पास ना हो, क्यू बार से मैं नोटेशन दे रही हूँ, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा 1 - 3/4 दैट इज 1/4। ये आ गया 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ R कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S कॉम्प्लीमेंट मेरा आ गया 1/3। अभी पास होने के लिए उसको P में तो होना जरूरी है, बाकी किसी दो में हो सकता है Q और R में हो जाए, S में ना हो, राइट। हो सकता है P में तो है ही है, Q में हो जाए, R में पास ना हो, S में हो जाए। हो सकता है P में तो है ही है, Q में ना हो, R और S में हो जाए, और हो सकता है तीनों में पास हो जाए। एटलीस्ट 2 दे रखा है ना, तो हो सकता है सब में पास हो जाए। ठीक है, मेरे पास ये सारी वैल्यूज है। यहाँ पे क्या आएगा 4/5 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 और यहाँ आ जाएगा 1/3 प्लस इसी तरह से ये वाली सारी वैल्यूज हम इसके अकॉर्डिंग रख देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस यहाँ पे जो ऊपर से वैल्यूज उठा के रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 61/90। अब देखो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन किसमें होती है कि कब ऐड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास डिफरेंट केसेस हैं तो वो तो ऐड होंगे। जैसे इसमें केस हो गया S में पास नहीं हुआ, R में पास नहीं हुआ, Q में पास नहीं हुआ, तीनों में हो गया। तो अलग अलग एक ही क्वेश्चन के अलग अलग केसेस हैं, वो ऐड होंगे और एक ही क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटीज है, एक ही केस की जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आपको क्या कह रहा है, एक बैग में 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, और दूसरे बैग में है 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। उसने क्या किया, दो बॉल्स जो फर्स्ट बैग में थी उसमें से बिना नोटिस किए उनका कलर दूसरे बैग में डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है सेकेंड बैग से 2 बॉल निकाली। आपको निकालना है जो 2 बॉल बाद में निकालनी है, व्हाइट और ब्लैक आई है, ठीक है। तो इसके लिए देखो ध्यान से देखना, आपके 3 केस बन गए। केस फर्स्ट क्या हो गया, उसने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट बैग से 2 बॉल निकाल के सेकंड बैग में ट्रांसफर की, हो सकता है जो बॉल ट्रांसफर की है वो दोनों क्या हो, व्हाइट हो, ठीक है। और मेरे पास सेकंड केस क्या बन गया, हो सकता है दोनों बॉल क्या हो, ब्लैक हो। और थर्ड केस क्या बन गया, बोथ बॉल्स वन इज व्हाइट एंड वन इज ब्लैक। जो बॉल 2 ट्रांसफर की हैं उसमें एक व्हाइट है एंड एक जो है वो क्या है, ब्लैक है। चलो भाई हम इसको सॉल्व करते हैं। जब दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर की होंगी तो मेरा इवेंट मान लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लिया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों व्हाइट बॉल है ना, तो 5C2 डिवाइडेड बाय टोटल फर्स्ट बैग में कितनी बॉल्स हो गई, 5 + 3 8C2। ये मैंने आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से सिखा रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। मेरा रिजल्ट आ गया 10/28, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की अच्छे से कोशिश करेंगे। अब सेकेंड बैग में कितनी बॉल बन गई, देखो 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई है तो 3 व्हाइट उसमें ऑलरेडी थी, तो 5 व्हाइट हो गई, 5 ब्लैक हो गई, 10 बॉल्स हो गई। अब इसमें से एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल निकालनी है तो 5C1 मल्टीप्लाई 5C1 डिवाइडेड बाय 10C2, सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई A/E1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक इवेंट हो चुका है उसके बेस पे दूसरा इवेंट में करवा रही हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट इवेंट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, सॉरी यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो हमारा इवेंट क्या हो गया, जो ऑलरेडी हो चुका है, 2 बॉल मैंने फर्स्ट बैग में से निकाल के सेकेंड बैग में डाल दी हैं, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड बैग से निकाली हैं। तो फर्स्ट इवेंट के होने के बाद मैं सेकेंड इवेंट करवा रही हूँ, इसलिए वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, 25/4।
45। ठीक है, अभी दोनों बॉल ब्लैक थी तो मेरे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो गया 3C2 डिवाइडेड बाय 8C2। इसको सोल्व किया तो मेरा आ गया 3/28। तो हमारी सेकेंड बैग में कितनी बॉल बन गई, 4 जो है वो मेरे पास हो गई व्हाइट बॉल और 6 जो है वो हो गई ब्लैक बॉल। अभी मुझे निकालनी है दोनों एक एक, है ना, यानी मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो कितना हो जाएगा 4C1 मल्टीप्लाई 6C1 डिवाइडेड बाय 10C2। तो मेरा इसका रिजल्ट कितना आ गया, मेरा आ गया इसका 21/45। ओके, अभी निकालते हैं हम थर्ड केस। थर्ड केस में एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मेरा कितना बन गया, कितनी है, व्हाइट 5 है, 5C1 मल्टीप्लाई 3C1, नीचे कितना है टोटल 8C2। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 15/28। ठीक है, और इसी के बेस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 मेरा कितना हो जाएगा, अब उसमें सेकंड बैग में कितनी बन गई बॉल्स, सेकंड बैग में मेरी 3 व्हाइट थी और 5 ब्लैक थी ना, और एक एक ट्रांसफर हुई है। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरी सेकंड बैग में कितनी बॉल्स बन गई, दोनों कौन सी बॉल ट्रांसफर की है, मैंने ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है ना, और 3 व्हाइट थी तो मेरे पास कितनी हो गई 3 तो व्हाइट रह गई और 7 हो गई मेरी ब्लैक, तो कितनी हो गई 10 बॉल्स हो गई टोटल। ठीक है, अभी इसमें से मैं इवेंट निकाल रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो कितना हो जाएगा 3C1 मल्टीप्लाई 7C1 अपॉन में 10C2। ठीक है, तो मेरे पास इसका रिजल्ट कितना आ गया 21/45। ठीक है, अब केस 3 क्या हुआ हमारा, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर की है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 क्या हो जाएगा 5C1 मल्टीप्लाई 3C1 डिवाइडेड बाय 8C2 जो कि मेरा हो गया 15/28। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 कितना हो जाएगा मेरा, सेकेंड बैग में कितनी बॉल बन गई है, सेकेंड बॉल में 4 व्हाइट हो गई 6 ब्लैक हो गई, तो 4C1 मल्टीप्लाई 6C1 डिवाइडेड बाय 10C2। तो मेरा इसका आंसर कितना आ गया 24/45। अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया एक ही क्वेश्चन के जो डिफरेंट केस है वो ऐड हो जाएंगे और सेम केस के रिजल्ट मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे निकालना है जो हमारा क्वेश्चन था कि बाद में एक व्हाइट एक ब्लैक हुए तो मैंने उसको ए इवेंट मान लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। डिफरेंट केसेस को ऐड करना है, एक ही केस की 2 प्रोबेबिलिटी जो हमारी निकाली है डिपेंडेंट में उसको मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा 673/1260। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप एक बार रिपीट करके देख लेना अगर आपको समझ ना आए, अगर एक बार समझ आ जाएगा फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन मेरा है वो हमें दे रखा है कि एक प्रॉब्लम दी गई इन स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए, आपको निकालना है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। तो देखो भाई, हो सकता है कि प्रॉब्लम जो है वो ए ने सॉल्व किया हो तो उसके चांसेस हैं 1/2, हो सकता है प्रॉब्लम बी स्टूडेंट ने सॉल्व किया हो उसके चांसेस हैं 1/3, और हो सकता है सी ने सॉल्व किया हो उसके चांसेस हैं 1/4। मैं निकाल लेती हूँ, अगर ए से सॉल्व नहीं हुई तो 1 - 1/2 क्या रहेगा 1/2, अगर बी से सॉल्व ना हुई हो तो क्या रहेगा 1 - 1/3 2/3, और अगर सी से सॉल्व नहीं हुई तो 1 - 1/4 कितना आ गया
3/4। आपको निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई में तो बहुत सारे केसेस हो गए ना, हो सकता है ए से हो गई और बी और सी से ना आई हो सकता है किसी एक से हो गई, किसी एक में तो 3 चांसेस, 3 केस बन गए। हो सकता है कि नहीं 2 से हो गया हो तो मेरे पास 3 केस बन गए। हो सकता है सबसे हो गया तो 1 केस बन गया। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई का मतलब 1 से भी नहीं हुई, वो निकाल के 1 में से माइनस कर दूंगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड, मैंने उसको मान लिया ई इवेंट। तो कितना हो गया, किसी से भी नहीं हुई प्रोबेबिलिटी, ना ए से सोल्व हुआ क्वेश्चन, ना बी से हुआ, ना सी से हुआ। तो कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/4। तो प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ई इवेंट प्रॉब्लम सोल्व होने की है 1 - 1/4, जो कि आंसर आ गया मेरा 3/4। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था हमें सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, सीक्वेंस सीरीज भी मैं स्टार्ट करूंगी, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी जो क्वेश्चन पहले रिक्वायरमेंट आई हुई है पहले उनको सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी के बाद या इसकी 1-2 वीडियो के बाद मैं ट्राई करूंगी सीक्वेंस एंड सीरीज, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसके लिए ना कुछ ज़्यादा ही टाइम चाहिए और मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो मैं कोशिश करूंगी वो आप बना सको। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, ताकि मेरे को इंस्पिरेशन मिले एंड मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और ज़्यादा मैथ्स की